इस वीडियो के अंदर मैं शुरू के अंदर बता देता हूँ कि ईवी है ये नेक्सॉन ईवी। काफ़ी अच्छी गाड़ी चलती है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बैलेंस चलती है। ठीक है, रेंज वगैरह आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। तो ये तो रहा इस गाड़ी के बारे में, लेकिन इस गाड़ी की एक स्टोरी है। अगर आप ईवी लवर हैं या ईवी खरीदना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा भी। ठीक है। मतलब है कुछ जो लोगों को दिखाया जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है और हो कुछ वो और ही कुछ रहा और ही रहा है। है। तो देख लो आप। तो इसके अंदर चलाने में तो वैसे ही एकदम से रॉकेट है। ठीक है, लेकिन वो रॉकेट कितनी दूर तक जाता है वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा लगेज, मेरी फैमिली, वी वर ऑन द जस्ट बाहर ही, मतलब रोड पे ही खड़े थे। तो वो तो अब अगर टोटल ब्रेकडाउन होती ना तो हम आपके रोड साइड एम्बुलेंस भी देते। ये यार बड़ी गंदी सर। आपके ये कैब के पैसों के लिए मैं मोहताज हूँ नहीं, मैं खुद है हाँ। ना, ये सारा कर सकता हूँ मैनेज। मैं तो ये चेक कर रहा था कि आपकी सर्विस कैसी है। कैसी कौन पहल करेगा? बात ये है, पहल सरकार पहल को कौन करनी है। पहल आपकी जो कंपनी है उनको करनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड करे, तब आराम से खुशी खुशी लोग स्विच हो जाएंगे यार। अब इस टाइप का एक्सपीरियंस देख करके कौन लोग स्विच होगा? दोस्तों, ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ऑफ कोर्स आप पहचान ही गए होगे कि ये नेक्सॉन ईवी है। ईवी जो है ये एक्सएम वेरिएंट है। और यकीन मानिए आज का वीडियो जो है आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब जरूर दे देगा, लेकिन उससे भी बड़े जो है वो सवाल पैदा कर देगा। सवाल किन के लिए होगा? ये सवाल होगा सीधा सीधा टाटा के लिए होगा, सीधा सीधा जो है अपनी गवर्नमेंट के लिए होगा, जिनकी ईवी के ऊपर जो पॉलिसीज हैं अभी उनके ऊपर होगा, और साथ के साथ जो ईवी खरीदना चाहते हैं तो उनको ये गाड़ियां लेनी चाहिए अभी कि नहीं लेनी चाहिए। इन सारे सवालों का जो जवाब है हम जानने की भी कोशिश करेंगे, और सवाल जो पैदा होंगे वो बिल्कुल। जगदीश भाई, बहुत बहुत स्वागत है, जो इस गाड़ी के ओनर है। आपको बता दूं कि बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। ये Thank you so 27 much, तारीख को, so मतलब nice कि of you. 3 दिन पहले ही जो है ये गाड़ी ली गई। आपका भी स्वागत है कविता। और आप तो अपनी गाड़ी साथ में लेकर के आए हुए हैं। कैमरा बेटा उधर है। खैर, ये जो है ये 27 तारीख को गाड़ी ली गई, 27 मार्च को। आज है 31 मार्च, और इस गाड़ी के 29 मार्च की रात के साथ में जो है वो थोड़ा सा इंसिडेंट क्या हुआ था कि रेंज का जो इश्यू होता है वो इनके साथ हुआ। जिस चीज़ का जो डर होता है ना, वही चीज़ मेन चीज़ हुई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे जगदीश भाई पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी चीज़ हुई कि मतलब कि थोड़ा सा लेते ही आपको पता चल गया कि भैया ये तो ईवी है? एक्चुअली एक्सपीरियंस थोड़ा सा बहुत, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बैड रहा था। हाँ। एक्चुअली मैं जयपुर से निकला था बहर रोड की तरफ। अच्छा। तो बहर रोड में मेरा वहाँ थोड़ा सा होल्ड था। वहाँ के बाद में थोड़ा सा वहाँ से आगे ही 15-20 किलोमीटर पे पावर स्टेशन है जहाँ मेरे को चार्ज करना था। हाँ। तो मैंने ऐप से ट्रैक किया। हाँ। और वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा तो वहाँ फास्ट चार्जिंग इज़ नॉट वर्किंग। ओ। और फिर स्लो चार्ज से मैंने 2 घंटा हम लोग वहाँ वेट किया। और स्लो चार्ज में आपने बहरोड चार्ज किया था? बहर रोड नहीं, बहर रोड से आगे एक और पॉइंट है। मानेसर? नहीं, बहर रोड और मानेसर के बीच में, बहर रोड से अच्छा। अराउंड 20 किलोमीटर समझ लीजिए। ओके ओके। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पहुँचा, देखा तो वहाँ पे फास्ट चार्जिंग वर्क नहीं कर रहा है। तो स्लो चार्ज मैंने लगाया, और लगाते ही मतलब 2 घंटे में मेरे को है ना उसमें रेंज बताया 70 किलोमीटर ठीक है ना। और वहाँ से मानेसर था 50 किलोमीटर। हाँ। तो मैंने कहा 20 किलोमीटर अपने पास है, अपने पास गैप है। हाँ। तो अपन कवर अप कर लेंगे। अगर इन केस अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है हाँ। तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। लेकिन जैसे ही मैं 5 किलोमीटर मैंने रन किया, 5 किलोमीटर रन करते ही मतलब वो एकदम से ड्रेन हो गया। एकदम से ड्रेन होके मतलब 45 पे आ गया। ओह। मतलब मेरे को है ना 45 चैलेंज दे हाँ दिया चैलेंज आपने। दे दिया। मतलब जाना ज़्यादा था और वो रेंज कम हो गया। तो वो जो दिमाग में जो चल रहा था वो एकदम फैक्ट चीज़ें रेंज एकदम एंजाइटी, ये भाई साहब, हाँ वास्तव में आपका बीपी भी बढ़ा देगी, बीपी के मरीज। फिर मैंने कहा ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई। मैंने कहा मैंने 15 का गैप लेके चलना था और वो माइनस में चला गया उल्टा। 50 किलोमीटर मेरे को कवर करना था और 45 रेंज बता रहा है। तो मैंने कहा और भी ज़्यादा कम हो सकती आप है। जब जयपुर से चले थे तो फुल रेंज थी आपकी गाड़ी की? जयपुर से जब चला था तब भी है ना 100% चार्ज था और 165 ऐसा कुछ बता रहा था रेंज। 165 के आसपास हाँ, बता इतना ही रहा बता था। रहा था। बात ये नहीं है दोस्तों कि कितनी रेंज बता रहा था, कितनी क्या कुछ है। बात ये है कि सबसे पहले कि चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं थी। अगर किसी बंदे ने दिल्ली जाना था या कहीं और का भी प्लान हो, एक नॉर्मल उसमें बता लेते हैं, तो इन्होंने 2-3 घंटे वेट करा। उसके बाद इनकी सिर्फ 60-70 किलोमीटर की और रेंज बढ़ी, और उसके बाद भी एकदम से ड्रेन होगी वो। ठीक है, तो ये वाली चीज़। दूसरी चीज़ सुनो, हमारी तो काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी, मानेसर ये पहुँचे नहीं। ठीक है,
मानेसर जो चार्जिंग स्टेशन था उससे पहले ही 4 किलोमीटर पहले ही इनकी गाड़ी रुक गई पूरी की पूरी, ठीक है। ये फैमिली के साथ थे, पहली बार अगर ड्राइव कर रहे थे, इधर लेकर के आए थे अपनी ईवी को। और कितने घंटे आपने वेट करा सर? सर मेरी गाड़ी 4:30 बजे ब्रेक डाउन हो गई थी, शाम को 4:30 शाम को बजे? 4:30 बजे। हाँ। और मैंने मतलब हाईवे पे साइड में ही लगा रखी थी, मतलब सर्विस लाइन में भी नहीं था, मतलब मैं वहीं पे स्टक हो गई थी ट्रेन, मतलब ठीक तो है ब्रेक जी। डाउन होने के बाद मतलब मैं अकेला था, कोई मूव करने के लिए हाँ। तो था नहीं। तो वहाँ होने के बाद मैंने चलो कॉल किया डीलर पे, तो मैंने कहा आपके रोड साइड असिस्टेंस के नंबर हाँ, दो मेरे को, RSA, तो मैं हाँ। उनसे कोऑर्डिनेट करता हूँ। हाँ। तो उन्होंने नंबर भेजे, फिर मैंने उनको कॉल किया, तो काफ़ी टाइम के बाद में जब कनेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला सर गिव अस लिटिल बिट टाइम 10-15 मिनट्स और विल ट्रेस योर लोकेशन, कहाँ पे है आपकी लोकेशन, और हम लोग आपको वहाँ पे जो भी है ना फास्ट सुविधा होती है या तो टो करवाएंगे और या फिर आपको मोबाइल वैन भेजेंगे जिसमें आपका थोड़ा ठीक है जी। पावर अप हो जाएगा हाँ। इसका। चलो वो चीज़ें मैं अपने हिसाब से भी कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने कहा चलो एक बार चेक तो किया जाए रोड साइड बिल्कुल, असिस्टेंस का, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जो ये टैग लेके घूम रहा है कि भी हम सर्विस देते हैं, तो कितना वो जेन्युइन है और एक्चुअल में कितने वो चीज़ें ये दे आर गिविंग देयर सर्विसेज और नॉट। टाइम निकल गया और 7:30 बजे उन्होंने मेरे को एक बंदा आया था, वो मेरी गाड़ी की कस्टडी लेने के लिए, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ से वो लोग एक कैब भी लेके आएंगे, देन वी विल स्विच टू द कैब, हमारा लगेज भी कैब में चला जाएगा और मैं उसको अपनी गाड़ी की कस्टडी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं देखा कि वो स्कूटी पे आया है बंदा, अच्छा। और गाड़ी की कस्टडी लेने के लिए। मैंने कहा चलो मैंने आपको गाड़ी की कस्टडी दे दी, ठीक है ना, और मैं अभी आपको कस्टडी देने के बाद मतलब ऑफिशियली मैं गाड़ी में बैठ भी नहीं सकता ना। हाँ, मैं तो रोड पे ही आ गया हाँ, एक रोड पे ही तरह आ से। गया एक हाँ, तरह से, लगेज भी मेरा क्या रोड पे, करूं? हाँ। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा भी रोड पे आ गए। हाँ। तो फिर अब मैं कहाँ जाऊँ? तो बोले सर मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ उनसे, कैब आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो। तो कैब का भी हम वेट करते करते 8:30 बज गए थे ओ लगभग। भाई साहब, तो बोले 4:30 4 बजे से ले आपकी हाँ। गाड़ी रुकी, 4 घंटे और हो गए आपको, 8:30 बज गए, फैमिली के साथ है बंदा। और उसके बाद में ना कैब आने के बाद में भी हम लोग लगभग आधा या पौन घंटा हमने वेट किया। उसके बाद में टोइंग वैन आई। मैंने कहा जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं कि इतने बजे है ना मेरी गाड़ी मेरे को वापस हैंड ओवर करोगे, वो चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी ना, मैं गाड़ी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हालांकि मैंने आपको कस्टडी दे दी, लेकिन मैं गाड़ी को छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा सर आप है ना फैमिली के साथ में आप चले जाइए, आप किसी नियरेस्ट होटल में आपको ड्रॉप कर देते हैं, तो वहाँ से आपको जब ही गाड़ी वापस चार्ज हो जाएगी तो हम आपको वहाँ पे ड्रॉप करा देंगे गाड़ी, या अच्छा आपको जी। बोल देंगे या आपको पिकअप करके गाड़ी पर ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें आप इतनी देर से बातें बना रहे हो, वो सारी चीज़ें ठीक है, मैं कैसे बिलीव करूँ आप पे? आप अगर मेरे को 4 घंटे में मेरे को खाली आप लोग मतलब मेरे पास पहुंचने में आपने लगाया है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। आप लोग या तो मेरे को एग्जैक्ट बताओगे इतने बजे आप मेरे को गाड़ी हैंड ओवर करने वाले हो, उसके बाद ही मैं गाड़ी को आपको पूरा हैंड ओवर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप मैं करते हैं, ऐसे ऐसे करके काफ़ी टाइम बाद, लगभग आधा पौना घंटे बाद उसके बाद टोइंग वैन आई। मैंने पूरा वीडियो भी है मेरे पास, सारा अच्छा। चीज़ें बनाया सब कुछ। वो आपको जो है वो स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आप फिर कितने बजे आपके पास लगभग हम वहाँ से 9:30 या 10 बजे वहाँ से निकले थे, मतलब गाड़ी को लेके टोइंग वैन। और फिर उनको मैंने कहा कि यहाँ नियरेस्ट जो भी पॉइंट है वहाँ पे मैं चार्ज कर दूँगा और मैं वापस गाड़ी मेरी कोई फास्ट चार्जिंग में चार्ज करके और निकल जाऊँगा। तो ये मैंने प्लान किया था। लेकिन जहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ पे 10 बजे के बाद में ना वहाँ वो पावर स्टेशन बंद हो जाता है। ओह, तो वो भी हमारा नहीं, गुड़गांव मानेसर का जो मानेसर। हाँ 4 किलोमीटर जो था, तो वो बंद हो जाता है। तो मतलब हम लोग हार्डली 10 या 15 मिनट लेट पहुंचे 10 बजे से। तो ये एक और सवाल आ गया कि अगर आप लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये अपनी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कितना जोर दे रही है ईवीज वगैरह के ऊपर, जहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये बहरोड के थोड़ी देर बाद में इन्होंने चार्ज किया तो वहाँ पे फास्ट चार्जिंग जो है वो अवेलेबल नहीं थी, ख़राब थी। इसके बाद मानेसर जो चार्जर जो था वो 10 बजे बाद बंद हो गया था आपका, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो समस्या है ना वो आपको फेस करनी पड़ेगी अभी के दौरान। इसके बाद क्या हुआ? फिर हमने देखा मतलब वहाँ के नियर बाय जितने भी स्टेशन थे वो 10 बजे बंद हो जाते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने एक सेक्टर 69 पे एक पावर स्टेशन था, तो वहाँ पे वो ओपन बता रहा था, वो 24 आवर ओपन था। तो वो आई थिंक एक
कोई मॉल है, मॉल में था। हम्म, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि आप लोग उस गाड़ी को आप मॉल में ले आइए और वहाँ हम फास्ट चार्ज करके और हम लोग निकल लेंगे। तो ये हमने प्लान किया था और मैं एक्चुअली पहले निकल गया मॉल पे और वो जो टोइंग वैन थी और उसके साथ जो जिसको मैंने गाड़ी हैंड ओवर की थी वो बंदा, दोनों है ना एक्चुअली मेरे को कोऑर्डिनेट किए बिना ही वो लोग कहीं और थर्ड जगह पहुँच गए, डीलर पे पहुँच गए वो। और मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ। फिर मैंने जैसे ही कोऑर्डिनेट किया, मैंने कहा भैया अभी तक गाड़ी आई नहीं, क्या दिक्कत है? तो और जब वैन वाले से कॉल किया तो सर हमने तो गाड़ी ये डीलर पे छोड़ दी है। मैंने कहा मैंने आपको इन्फॉर्म किया, आप गाड़ी मेरी यहाँ लेके आइए और आप डीलर पे मेरे को आप ओवरनाइट चार्ज करके मेरे को थोड़ी देंगे, मेरे को आगे निकलना है। एक्चुअली मेरे को ग्रेटर नोएडा निकलना था। अच्छा। तो मेरी कोई बिजनेस मीट थी मेरे क्लाइंट के साथ में। तो मैं 2 साल से उस मीट के लिए वेट कर रहा था। ओह, तो वो मेरा यूएसए का कोई बायर है तो उसके साथ मीट थी। तो वो सारी चीज़ें मतलब इतना मतलब हो गया। अब क्योंकि मैं वापस वो उनका टाइम भी मिलना मुश्किल होता है क्योंकि उनके आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट उनकी मीटिंग्स रहती है। मतलब ये फिर एक बार वही चीज़ है कि भरोसे लायक है कि नहीं है, ये पूरा सिस्टम जो है वो भरोसे लायक है कि नहीं है, इसके ऊपर तगड़ा सवाल है मेरे भाई। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर जाना है, बैटरी ड्रेन होगी तो आप किसके ऊपर विश्वास करोगे, कहाँ चार्ज कर लोगे, कहाँ पे क्या कर लोगे? ठीक है। एक और चीज़ मैं बात बताता हूँ कि अभी आप भी धीरे धीरे जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है? तो वो थोड़ी देर, क्योंकि वो बोगी होंगे, इससे पहले उन्होंने भी जो है वो सारी चीज़ें अब आपने फेस कर लेना, आप भी किसी को बताओगे यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं ऐसे कर लेना। तो एक बार तो आप ग्रुप वगैरह जो है वो ज्वाइन कर लिया करो, जैसे इस टाइप की अगर गाड़ी लेते हैं ना तो आपको बता देंगे सारी चीज़ें। ये बिल्कुल ही नई गाड़ी ली थी और लेते ही इधर की तरफ आ गए थे, तो इस केस में इन्होंने नहीं करा। 15 लाख आपने लगा दिए यार इस गाड़ी के ऊपर। 15 लाख लगाने के बाद के अंदर इतनी सरदर्दी, आप मोल लोगे क्या? सिंपल सी बात, एक बात बताओ, ठीक है? हमारे जो क्या कहते हैं कि गडकरी जो है वो हाइड्रोजन जो गाड़ी है उसके अंदर जो है वो बैठ करके चल रहे हैं और यहाँ पर ईवी का स्ट्रक्चर जो है वो भी अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, ठीक है? तो ये है कि आप किस हिसाब से, आपके पास डेफिनेटली आप इसको एज ए प्राइमरी व्हीकल तो आप नहीं लोगे, डेफिनेटली ठीक है? अगर आपको कहीं यार मूड बन गया फैमिली का, कहीं घूम के आना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, ठीक है, तो ये आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा यार। वहां रुक करके एक दिन वहां चार्जिंग स्टेशन पे पूरा चार्ज करेंगे, फिर करेंगे। सर अभी कहानी ख़त्म हुई नहीं है। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, उसके बाद में एक्चुअली कैब वाला बोला मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, मैं अभी आपको मेरे को ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो मेरे कैब वाले ने मेरे को वहीं पे ड्रॉप कर दिया, जस्ट मॉल के बाहर। हाँ। और मेरा लगेज, मेरी फैमिली, वी वर ऑन द जस्ट मॉल से हम बाहर ही मतलब रोड पे ही खड़े थे। और हमने कोऑर्डिनेट किया तो वो बोले सर हम आपकी दूसरी कैब अरेंज कर रहे हैं। और एक कैब अरेंज की और थोड़ी बाद में उन्होंने वो रिफ्यूज़ कर दिया, ड्राइवर ने आने पे कि वहाँ पे मैं नहीं आऊँगा। फिर मैंने कहा मैं पागल हूँ कि आप लोगों से इतनी देर से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, वी आर ऑन द हाईवे, ठीक है ना? मेरा लगेज बाहर खड़ा, हम लोग फैमिली, छोटा बच्चा है 4 साल का, हम लोग बाहर मतलब वेट कर रहे हैं कैब के लिए और आप मतलब आधा घंटे बाद में बताते हैं कि कैब ड्राइवर आ नहीं रहा है कैब लेके। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो उस समय मैं थोड़ा सा मैं हाइपर हुआ। कोई भी हो जाएगा यार, कोई भी। वैसे बताएं कि प्रोफेशनल योगा टीचर हैं लेकिन उसके बाद भी ये हाइपर हो गए तो कोई भी हो जाएगा इस सिचुएशन के अंदर। सर 6 घंटे मैंने वो योग की शक्ति थी, 6 घंटे में उसको कूल डाउन कर पाया। गाड़ी में बाकी जो है वो चलते चलते क्यों ना बात करें, एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, है ना? तो बैठ गए भाई अंदर और अभी जो है क्या कहते हैं कि स्टार्ट करते हैं। कैबिन नॉइज सुनोगे इस गाड़ी की? लो तो सुन लो, स्टार्ट है फिलहाल गाड़ी। और इसकी जो भी आवाज़ आपको आएगी वो टायर नॉइस आएगी। दूसरी चीज़ एसी की जो है ये आएगी और जो हवा को काटेगी, ठीक है, तो वो वाली आवाज़ आएगी। इंजन की तो कोई है ही नहीं। ओके, ड्राइव मोड में करते हैं। यहाँ पर दिया गया है इसका पूरा का पूरा ये न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स और रिवर्स। बड़ा ही सिंपल सा जो है वो मैकेनिज्म दिया गया है। इसका क्रीप मोड बड़ा बढ़िया है यार, मतलब कि अगर यूँ सीधा अगर खड़ी रहती है ना तो ड्राइव के अंदर लगाते के साथ बड़ी एकदम से तेजी से भागती है। बात अब करते हैं आपकी स्टोरी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं सर, ठीक है? और आप लोगों से ये उम्मीद है, स्टोरी सुन तो ली लेकिन इसको फैलाओ जरूर ताकि ईवी वालों को थोड़ा सा एहसास हो कि हाँ भाई ले या ना ले। नेक्स्ट कैब के लिए मैं आधा घंटा वेट किया लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने कहा ना हाइपर हो गया था वहाँ पे। मैंने कहा ये सिचुएशन में मतलब चलो वो आपने जो किया वो सब ठीक है लेकिन ये सिचुएशन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ट्रू।
तो फिर 11 बज गए थे और कोई कैब वगैरह कुछ नहीं। तो मैंने कहा जो आप लोग है ना, मतलब ये सिचुएशन, मतलब आप अपनी फैमिली को एक्सपेक्ट करो ना यहाँ पे अगर हो तो क्या क्या सिचुएशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो यही बात है। उन्होंने, मैंने कहा आप, मैं नहीं तो मैं आपके है ना आपके ये कैब के पैसों के लिए मैं मोहताज हूँ नहीं, मैं खुद है ना ये सारा कर सकता हूँ मैनेज। मैं तो ये चेक कर रहा था कि आपकी सर्विस कैसी है। हाँ, तो जस्ट मैं इन केस अगर इन फ्यूचर में अगर कहीं हाईवे पे बीच मिड ऑफ हाईवे स्टक हो जाता हूँ तो आप लोगों को मैं फेथ करूँ या नहीं करूँ, वो सारा चीज़ें मेरे को चेक करना था। तो मैंने कहा मेरे को है ना, नहीं तो आपकी कैब की ज़रूरत है और नहीं तो मैं गाड़ी मैं खुद पिकअप कर सकता हूँ। तो ये सब करके मैंने कैब बुक करा के मैंने सबसे पहले मेरी वाइफ को और बच्चे को होटल ड्रॉप किया। और उसके बाद में मैं ना इनको छोड़ने के बाद मैं सीधा निकला वहाँ पे जहाँ पे मेरे को गाड़ी चार्ज करनी थी, वहाँ पहुँचा और वहाँ से कोऑर्डिनेट करते मैंने कहा आप लोग है ना मेरे बिना इन्फॉर्मेशन के आपने डीलर पे गाड़ी क्यों ड्रॉप की, वहाँ पे क्यों जनरली डीलर पे स्लो चार्जर ही होते हैं। तो मैंने उनको बोला आप क्या चाहते हैं, मैं ओवरनाइट वहाँ रुक के और आपकी गाड़ी आप मेरे को मॉर्निंग में गाड़ी दोगे। बिल्कुल ठीक तो बात मैंने है कहा यार। ये चीज़ तो मतलब आप अपने हिसाब से डिसीजन थोड़ी लोगे, मेरी भी कुछ फर्दर प्लानिंग्स होती है आगे, क्या मेरा प्लान करके टूर चलता हूँ मैं। मेरे को ग्रेटर नोएडा निकलना था। ये हाल दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल सिटीज़ की अगर बात होती तो चलो फिर भी एक बार आदमी संतोष कर लेता है कि चलो यार इधर गांव के अंदर इतना ही चार्जिंग स्टेशन होते हैं। दिल्ली एनसीआर में ये हाल है। फिर आप जी कब आए, आपकी गाड़ी कब मिली क्या? फिर सर मैंने ना वहाँ पे डीलर से और टोल फ्री नंबर उनसे कोऑर्डिनेट करके मैंने कहा सर आप लोग है ना मतलब अपने अकॉर्डिंग है ना मेरे को मेरा शेड्यूल नहीं बनाओगे, मेरे को आगे प्लानिंग करना, मेरे को ग्रेटर नोएडा इवनिंग में 5 बजे पहुँचना था और रात को लगभग 12 बजने वाले हैं, अभी तक मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मेरे को गाड़ी कब मिलेगी। यार ये इस टाइप की उम्मीद नहीं थी यार टाटा से। हैं कोई कस्टमर अगर ईवी के ऊपर जा रहा है तो वो आपकी एक तरीके की प्रीमियम क्लास के अंदर ही आता है ना, और फिर उनको इस टाइप की आप सर्विसेज दे करके क्या दिखाना चाहते हो? आपकी ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? सर मैं फिर है ना ये सारा कोऑर्डिनेशन करते करते मतलब वहाँ पे उन्होंने वापस गाड़ी पिकअप की जहाँ डीलर से और वहाँ उस मॉल में लेके आए। फिर मॉल में मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा आप लोग जब तक गाड़ी अनलोड नहीं करोगे जब तक मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करता। फिर मेरे सामने अनलोड हुई गाड़ी वहाँ पे और जब मैंने लगाई तो चार्ज ही नहीं हो रही। अब मैंने कहा ये और टोइंग वैन चली गई थी। अरे भाई फिर मैंने कहा अब मैं मतलब ना इधर का रहा ना उधर का रहा। सारी चीजें एक्सट्रीम हुई है आपके साथ। चुन गया एक्सपीरियंस पूरा बहुत तगड़ा वाला ये रहा। तो ये और ही कहानी हो गई और ये रात को 2 बजे की बात है। शाम को 4:30 बजे ना इंसिडेंट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। रात को 2 बजे ये सॉल्यूशन हुआ कि मतलब इस सिचुएशन में फंस गया कि यहाँ अभी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है। तो उस टोइंग वैन के लिए भी मैंने 2 घंटे वेट किए। सुबह 4 बजे टोइंग वैन आती है और 4 बजे उनको गाड़ी टो करवा के और वहाँ से मैंने सारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके उसके बाद में मैं वहाँ से होटल के निकला और मैं होटल 4:30 बजे सुबह पहुँचा। फिर नेक्स्ट डे मैं ना वहाँ पहुँचा तो अभी तक मतलब गाड़ी उन्होंने चार्ज पे लगा दी थी। मैंने कहा सर क्या इश्यू था? क्या तो कोई इश्यू नहीं, बस उसमें चार्ज पे लगाना था और हमने लगा दी। मैंने कहा मैं तो कल रात को पूरा ट्राई कर रहा था, चार्ज ही नहीं हो रही थी। तो उसमें कुछ एक्चुअली उनकी ये भी जब नई गाड़ी अपन कस्टमर को देते हैं ना तो छोटी मोटी चीज़ें जो बेसिक, चलो नॉर्मल गाड़ी होती है पेट्रोल डीजल तो उसमें तो सबको पता रहता है क्या करना है, क्या चीज नहीं आती है। मतलब एक प्रॉपर डेमो नहीं दिया, प्रॉपर मेरे को डेमो नहीं दिया, प्रॉपर मेरे को ये नहीं बताया सर इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ईवी है आप फास्ट एक्सीलरेट नहीं करना या फिर गाड़ी है ना हैंड ब्रेक नहीं खींचोगे तो गाड़ी चार्ज नहीं होगी। हालांकि मैंने हैंड ब्रेक लगा रखा था लेकिन फिर भी चार्ज नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं ना वो उन्होंने मेरे को बताई नहीं। फिर मैंने डीलर से बात की, मैंने सर ये सारी सिचुएशन हो रही है आप मेरे को इन्फॉर्म करते। तो खैर उनका ये वर्ड था कि सर आपको ये पता करके जाना था। मैंने कहा ये तो आपकी ड्यूटी बनती है। एक बात सुनो, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। इस गाड़ी का सेगमेंट आपकी टीम बिल्कुल अलग कर दो, इसको हैंडल करने वाले जो भी बंदे हैं उनको अलग कर दो, ठीक है। जो बाद के अंदर जो चार्जिंग सर्विस स्टेशन वगैरह है उनके ऊपर भी बिल्कुल अलग कर दो, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं वो अलग माइंडसेट के लोग जो लेते हैं, ठीक है, वो आपकी सर्विसेज से मतलब कि तंग ना हो, इस टाइप का हिसाब किताब होना चाहिए, तभी ही इसके ऊपर शिफ्ट होंगे। चार्जिंग स्टेशंस थोड़े से आप रेगुलरली चेक करते रहो कि भाई चार्ज हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो पेट्रोल पंप पे नहीं जाते हैं ना, वो लोग तो आप ही की सर्विसेज के ऊपर निर्भर है ना फिलहाल।
साथ के साथ ना एक डिलीवरी प्रोसेस होता है, ठीक है, किसी भी चीज का। एक नॉर्मल गाड़ियों का ही होता है, तो ईवी का तो बहुत अच्छे से होना चाहिए डिलीवरी प्रोसेस। ये नई चीजें हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर धीरे धीरे लोग इनके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। उनको यूज करना तो आएगी, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, ताकि वो इस चीज का मजा ले सके, तभी तो दूसरे लोगों को बताएगा। नहीं तो क्या काम करेंगे कि हम लोग, हमारा जो ये एक्सपीरियंस है ये दुनिया को जरूर बताएंगे कि किस टाइप का भैया आपको सारी चीजें का सामना करना पड़ेगा। अब इस टाइप की गाड़ियों का एक दूसरा सॉल्यूशन है। पहली बात तो आप प्राइमरी व्हीकल बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर आपको कहीं पे भी जाना पड़ गया लंबा, तो ये आपको मज़ा नहीं देगी, उल्टा सजा हो जाएगी आपकी पूरी ट्रिप जो है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्त, कि अगर आप शहर शहर में ही लुढ़काते हैं, शहर शहर में ही चलाते हैं, आपका डेली का रन जो है 70-80 किलोमीटर के आसपास का है, या 100 भी आप लगा लीजिए, तो इस टाइप की गाड़ी आपको मज़ा दे देगी। पूरे रात आप चार्ज करिए घर के ऊपर और सुबह उठा करके ले आइए, ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब होएगा। चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर भरोसा करना फिलहाल मैं मतलब कि 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे कि इनकी स्टोरी से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आप भी मत करिए इस भरोसे के ऊपर, मतलब इनके ऊपर भरोसा करके आप अपनी कोई भी ट्रिप वगैरह को प्लान मत कीजिए। फिलहाल ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये पता चल गया होगा कि क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ है अभी की ईवीज के मामले के अंदर। अभी भी कोई 15 लाख अपने ऐसे थोड़ी ना फंसा करके थोड़ा स्ट्रगल करना चाहेगा, समझ रहे हैं। कौन पहल करेगा, बात ये है पहल सरकार को करनी है, पहल आपकी जो कंपनी है उनको करनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड करे, तब आराम से खुशी खुशी लोग स्विच हो जाएंगे यार। अब इस टाइप का एक्सपीरियंस देख करके कौन लोग स्विच होगा? जो लेने वाले होंगे वो भी एक पीछे कदम कर लेंगे कि यार नहीं अभी थोड़ा और रुकते हैं। बाकी चलने में नो डाउट आप सभी को पता है नेक्सॉन की क्वालिटी क्या है। नेक्सॉन सॉलिड चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ भी है ये गाड़ी, तो वो भी फैंटास्टिक है। आई थिंक यही सारी चीज़ देख करके आप इस पे आए भी थे, है ना। और इलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर चलाने में तो वैसे एकदम से रॉकेट है, ठीक है, लेकिन वो रॉकेट कितनी दूर तक जाता है वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स मोड दे तो दिया है, लेकिन हम लोगों ने भी नहीं चलाया। इसमें पॉजिटिव तो काफ़ी है, जैसे अपन कंट्रोल बहुत अच्छा है इसका, हाँ। पिकअप बहुत अच्छा है। हाँ। अगर अपन कंपेयर करें जो पेट्रोल डीजल में जो ऑटोमेटिक कार है, हाँ। उसके और इसमें तो मतलब रात दिन का अंतर है। दिन रात का अंतर। इसको चलाने के बाद उसमें बिल्कुल आप मजा नहीं हाँ आएगा। स्विच ही नहीं कर पाओगे, आपको हाँ। पसंद ही नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल। और साइलेंट है, हाँ। कोई नॉइस नहीं है। वेल थैंक यू सो मच जगदीश भाई, आप आए, और कविता जी थैंक यू सो मच हमें इतनी देर झेलने के लिए। ठीक है। और आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सारे लोगों के काम की चीज़ है, बहुत लोगों को, और आप लोगों का ये काम है कि इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंखें खुल सकें। फिलहाल ये रियलिटी है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे कैसी भी किसी भी टाइप की हो, सीट बेल्ट जरूर लगा लीजिए, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहना कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो करना जरूर, जो इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। हेलो, हाँ जी जगदीश भाई, रोहित बात कर रहा हूँ मैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये अनुभव का फोन आया था कि 2:30 बजे से फिर से दिक्कत आ रही है कुछ। हाँ, वो चार्जिंग नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। पहले हम लोग एक स्टेशन था टाटा का, वहाँ चार्ज मतलब वहाँ स्लो चार्ज और फास्ट चार्ज दोनों था। हाँ हाँ। और वहाँ पे 10% मेरी थी बैटरी, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा। तो फिर वहाँ से नियर स्टोर मैंने क्या पता यहाँ पे दिक्कत हो, वहाँ पे गार्ड बोला था शायद ये प्रॉब्लम है, यहाँ चल नहीं रहा है। तो 2:30 बजे मैंने कॉल किया था, तो पहले बोला कि आपकी गाड़ी अभी तक ब्रेक डाउन हुई नहीं है, तो हम लोग रोड साइड असिस्टेंस नहीं देंगे, और क्योंकि 10% मेरी बैटरी थी उस समय। और फिर उन्होंने टेक्निकल टीम से बात की, मैंने कहा आप क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा था आपको ये डीलरशिप पे लेके आनी पड़ेगी गाड़ी, खुद से लेके आनी पड़ेगी। हाँ। मैं जल्दी नहीं गई तो कैसे लेके आऊंगा मैं, 10% बैटरी, यहाँ से कोई हाँ। नियर बाई कोई स्टेशन है नहीं, और चार्ज भी नहीं हो रही ना। हाँ। तो वो तो अब अगर टोटल ब्रेक डाउन होती ना, तो हम आपके रोड साइड असिस्टेंस भी देते। ये यार बड़ी गंदी सर्विस। आरएसए वाले भी ऐसे नाटक कर रहे हैं, और ये सारी चीज तो फिर कैसे। मैं एक बात बोलूं, आप गाड़ी को छोड़ जाओ यहाँ पे, डीलर वीलर को किसी के पास दे करके अपने गाड़ी लेकर के टैक्सी वगैरह जो भी है आप निकलो, और जब परफेक्ट ठीक कर दें ये, और क्या समस्या है क्या चीज नहीं है, तब आप इसको या तो ये छोड़ देंगे या आप ले लेना।
यही हो सकता है। कल ही हमने वीडियो शूट करा और ये क्लिप इसलिए लगाई है कि आज फिर से उनका ब्रेकडाउन हो गया, मतलब कि गाड़ी जो है वो अजीब बिहेव कर रही है। और साथ ही साथ गाड़ी, चलो एक मशीन है, वो कैसे भी बिहेव कर सकती है, लेकिन बात यहाँ पर सर्विस की लेकर के है कि वो किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। रोड साइड असिस्ट अगर सर्विस नहीं देगा तो कैसे कौन देगा?